अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल लॉ क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके अलावा पाकिस्तान में कौन से इन्वायरमेंटल लॉ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एग्रीमेंट्स, या ये सारी चीज़ें जो हैं काम किसके लिए कर रही हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन का इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि पोल्यूशन से, उसके अलावा और इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है इन्वायरमेंटल लॉ का कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इस तरह के रूल्स बनाना कि किस तरह से लोग इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ के लिए लॉ बनाना, ताकि सही तरीके से लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम से कम हो। इन्वायरमेंटल लॉ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल लॉ में सिंपली हमने क्या कहा कि इन्वायरमेंट को सिर्फ हमने हार्म से नहीं बचाना कि पोल्यूशन से बचा लिया है, सब कुछ नहीं, बल्कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तरीके से यूज़ करना सिखाना है कि कब उनको यूज़ करना है और किस तरह से उनको यूज़ करना है। ये सारे इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत लोकल भी होती हैं, जैसे कि कंटेमिनेटेड लैंड, कोई किसी भी जगह की जो लैंड है वहाँ पे लैंड पोल्यूशन है, ये क्या है, सिंपली एक लोकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लोबल भी होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से एक क्लाइमेट जो है, वेदर जो पैटर्न्स हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं दुनिया के। ठीक है, तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ये इन्वायरमेंटल लॉ में इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए काम किया जाता है। तो क्या है पर्पस इन्वायरमेंटल लॉ का? पहली चीज़, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। एक तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और एक उसको समझने के संभाल के रखना। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए उसको संभाल के रखना। तो दो मेन सब्जेक्ट्स क्या है इन्वायरमेंटल लॉ के? पोल्यूशन को कंट्रोल करना, यानी कि अगर पोल्यूशन हो गई है तो उसको कंट्रोल करना। दूसरी बात ये, लैंड को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से कंजर्व करना कि पोल्यूशन ना हो। तो इन्वायरमेंटल लॉ में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं? एयर पोल्यूशन और क्वालिटी, फिर उसके अलावा कंटेमिनेंट क्लीनअप, कि किस तरह से कंटेमिनेंट अगर हैं तो उनको किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से उनको प्रिवेंट करना है, किस तरह से उनको कम करना है। केमिकल्स को किस तरह से हमने यूज़ करना है सेफ़ तरीके से। वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो सीवेज वेस्ट होता है, और उसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, मतलब इन सबको किस तरह से हमने मैनेज करना है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर किसी चीज़ को भी नुकसान ना पहुंचाएं। वाटर की क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करना, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है कि नेक्स्ट जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर सकें। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो करंट जनरेशन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल लॉज, फिर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किया जा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकते हैं हम, और लाइफस्टाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं, और इकोलॉजी के लिए। तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल लॉज की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हम बात नहीं करेंगे, बस हम जो मेन चीज़ें इसके अंदर देखते हैं कि दो जो लॉज हैं, दो लेजिस्लेशंस हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पे किए हैं। एक है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1983, और उसके बाद में जो था हुआ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। अच्छा, अब ये जो इन दो हैं, इन दोनों से पहले यानी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस और ये जो अब चल रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इनसे पहले जो है क्या था कि कुछ ऐसे लॉज थे जो कि मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे थे। और इनमें क्या क्या चीज़ें थी, ये लॉज किस चीज़ों के लिए काम करते थे? लैंड यूज़, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, नॉइज़, टॉक्सिक एंड हैजर्डस सब्सटेंसेस, सॉलिड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, मेरीन एंड फिशरीज़, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो लॉज थे ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन लॉज में जो क्या कहते हैं सज़ा थी, वायलेशन की जो सज़ा थी, पनिशमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा कोई सख्त नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई अमल नहीं किया जाता था। तो इन लॉज के अंदर कौन कौन से लॉज हैं? ये सारे इसके अंदर लॉज हैं, जैसे कि पाकिस्तान पैनल कोड 1860, कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1873। तो ये सारे अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर, अगर हमें पाकिस्तान के जो एनवायरमेंटल लॉज आ जाते हैं। नहीं चाहते तो ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इन्वायरमेंटल लॉज किस तरह से बने और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं।
तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल पॉलिसी सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इनकी जो बेसिक अप्रोच क्या है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड टेक्निकली साउंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी हमने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है, हमने इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें और उनके लिए जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है, द फेडरल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान इन 1975। सबसे पहले क्या बनी, फेडरल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। अब इस मिनिस्ट्री ने क्या करना था, इसने क्या किया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान नया 1983 में, और ये सबसे पहला लेजिस्लेशन था जो कि पाकिस्तान के लिए बना था। तो ये हमें MCQ आ सकता है, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन क्या था, तो वो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान, और कब बना था, 1983 में। अब इस ऑर्डिनेंस का 1983 में जो बना था, इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना यानी कि जो क्या करें, फेडरल और प्रोविंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाएं, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएं। फिर आगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के आगे मजीद अपने काम है ये एनवायरनमेंट के मतलब के सही रखने के लिए, ठीक है। 1992 में क्या था, पाकिस्तान ने एक अर्थ समिट, एक कॉन्फ्रेंस है इन स्टेट ऑफ ब्राज़ील, उसको अटेंड किया, और उसके बाद हम कह सकते हैं एक अच्छा दौर चला के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो काम करने के है ना, उसके बाद जो है मज़ीद बेहतरी आई इन चीज़ों में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो उसी साल क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने जो क्या कहते हैं नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, और इसके बाद यानी कि जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी कंसर्न्स थे उनको देखते हुए नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई जिसको हम NCS कहते हैं। 1993 में इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए, नेशनल इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है, 1993 के अंदर। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के अंदर बना, सब ठीक है, ये हमने ये डेट याद रखनी है, जो ये अभी भी जो एक्ट चल रहा है, ठीक है, और नेशनल असम्बली में पास हुआ ये 3 सितंबर 1997 में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कब किया, 7 नवंबर 1997 में, और प्रेसिडेंट ने इसको कब अप्रूव किया, दिसंबर 3, 1997 में, और ये शुरू मतलब काम इसने कब से शुरू किया, 6 दिसंबर 1997 में, और इसने क्या कर दिया, समझ लें कि रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस को 1983 में जो बना था, उसकी जगह अब ये आ गया, कौन सा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। अब इसके काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCS, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड्स, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें देख के पता चल रही हैं कि इनके मतलब क्या हैं, ठीक है। स्पीशीज़ को भी कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनको कहते हैं बचाना। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करना। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट्स, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सारे किसके काम थे, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। अच्छा, अब हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में एक ये भी था कि कोई भी चीज़ ऐसी, यानी कोई भी इंसान कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेगा जो कि हैज़र्डस होगी, ठीक है, हैज़र्डस सब्सटेंस ऑफ विच केमिकल एक्टिविटीज़ टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल, कोरोजिव, रेडियोएक्टिव, कॉज डायरेक्टली और इन कम्बिनेशन विद अदर मैटर्स एंड एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो टॉक्सिक होगी, एक्सप्लोसिव होगी, फ्लेमेबल होगी, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है इंपोर्ट नहीं की जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद या किसी और चीज़ के साथ मिलके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को कॉज करती है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो इंपोर्ट नहीं की जाएगी। तो सिंपली ये थे। अच्छा, इसके अंदर ना वैसे ज़्यादातर लोग जो है जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है PEPC पढ़ने लग जाते हैं, EPA। तो ये एजेंसी और EPA क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ठीक है, ये लॉ नहीं है। उसके अलावा PEPC क्या है, ये काउंसिल है। लॉ मेन क्या है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अलावा जो हमने पुराना वाला लॉ पढ़ा, ये क्या कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस कौन सा, जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, और ये जो सारे जो हमारे हैं, ये जो पुराने उससे पहले के जो लॉज थे, ये सारे लॉज हैं जो पाकिस्तान के अंदर थे, जिनका हमने कहा कि ये इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे। तो ये था हमारा जो है इन्वायरमेंटल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉज इन पाकिस्तान। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने जो फेलोज़ वगैरह हैं उनके साथ शेयर किया करें। थैंक यू।